चलिए बेटा सब लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या हेडिंग डालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर है बेटा, और उसको हम लोग आज बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, है ना। अब बात क्या है कि साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? स्थिर वैद्युतिकी। ये फिजिक्स का ही एक पार्ट है। अभी तक हम लोग ऑप्टिक्स पढ़े थे, ऑप्टिक्स के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देख, कहते हैं क्या कि साहब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है सर? इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में डील करेंगे? तो एकदम सिंपल सा चीज है बेटा, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं। हम लोग मात्र एक ही चार्ज के बारे में डील करेंगे, और ऐसे चार्ज जो कि साहब रेस्ट में होते हैं। मतलब ध्यान से देख बेटा, कहता है क्या कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो भाग में जोड़ बेटा। एक हो गया इलेक्ट्रो, एक हो गया इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और चार्ज का हिंदी क्या होता है बेटा? आवेश। और दूसरा है बेटा स्टैटिक। दूसरा क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रेस्ट में, स्टैटिक का मतलब रेस्ट में, विरामावस्था में। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। हम लोग मतलब रेस्ट चार्ज के बारे में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में डील करेंगे, है ना। बेसिकली पूरे हम लोग का भी एक तरीके से समझिए कि जो फिजिक्स का एक पार्ट है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। फिजिक्स में 12th क्लास में जो पढ़ना है हम आपको सिंपल चीज बता रहे। देख हम लोग कितने चैप्टर है, बुक में बहुत सारे दिखाएगा। हम लोग का चैप्टर नंबर पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ध्यान से समझ बेटा। दूसरा मेरे अकॉर्डिंग वो है आपका ऑप्टिक्स, और तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स। मतलब पूरे 12th का जो फिजिक्स है बेटा, उस पूरे 12th के फिजिक्स में मात्र यही 3 चैप्टर ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। अब कहते हैं क्या कि ध्यान से देख, इस ऑप्टिक्स में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मेन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली 2 टाइप्स में बटे होते हैं। एक होता है, ध्यान से देखना बेटा, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वैसे आवेश जो क्या है बेटा स्थिर हो विरामावस्था में। और एक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है मोशन में, गतिमान। मतलब अगर चार्ज गतिमान हो जाए, मतलब अगर आवेश जो है बेटा अगर गतिमान हो जाए, तो साहब वही 2 चीज़ पढ़ना है कि चार्ज अगर रेस्ट में हो वो पढ़ना है, और एक पढ़ना है अगर चार्ज हमारा गतिमान में हो जाए, मतलब मोशन में हो जाए चार्ज, तो उन दोनों के बारे में पढ़ना है। और यही दोनों पार्ट में पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंबाइंडली कहा जाता है। इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कंबाइंडली बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वही चीज़ है, अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब 12th का एक छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? एक छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए ध्यान से देखिए, कहते हैं कि साहब इतना तो समझ में आता है कि साहब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ध्यान से देख बेटा, कहते हैं इतना तो समझ में आता है सर कि साहब हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतिकी में मतलब हम लोग स्थिर चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बिहार बोर्ड वाले या सीबीएसई बोर्ड वाले के बोर्ड वाले जो बच्चे हैं बेटा जल्दी फटाक से डिफिनेशन लिख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? लिखेंगे इट इज अ ब्रांच, BRANCH, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about रेस्ट चार्ज। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? रेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भौतिकी का एक शाखा है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे। या अगर हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लीजिए स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी डाल के हेडिंग डाल डैश करके लिख लीजिए बेटा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, बहुत जल्दी जल्दी लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें बिंदुवत और
स्थिर आवेशों के बिंदुवत और स्थित आवेशों बिंदुवत और स्थित आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। खैर आइए, तो ये तो हम लोग देख लिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? रेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे। मतलब सर इतना चीज समझ में आ गया कि सर इस चैप्टर में हमारा जो की पॉइंट है, कीवर्ड है, वो है साहब चार्ज। वो क्या है बेटा? चार्ज। मतलब इसी चार्ज के इर्द गिर्द हम लोग घूमेंगे। अब चार्ज कहाँ से आता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेने के लिए बेटा हेडिंग डालेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब अणुओं का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बाबू आपको पता होगा एटम कैसे बना रहता है, तो साहब एटम में क्या होता है, तो ध्यान से देखें। एटम जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एटम जो होते हैं बेटा, एटम को 2 पार्ट में विभाजित किया जाता है या डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला न्यूक्लियस और दूसरा जो आपका आता है बेटा वो आपका आएगा एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? नाभिक। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक। मतलब क्या है कि साहब जो एटम होता है, एटम बेसिकली एक एटम का मतलब एक न्यूक्लियस, एक एटम का मतलब बेटा एक न्यूक्लियस होगा उसमें। अब कहते हैं क्या कि ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाभिक। तो कहते हैं क्या कि साहब एटम को 2 भाग में बांटा गया है, एक न्यूक्लियस होता है और एक होता है न्यूक्लियस का एक्स्ट्रा पार्ट। तो वो ध्यान से देखेंगे कि क्या हम समझा रहे हैं, चाह रहे हैं। तो ध्यान से देख बेटा कि ये हो गया हमारा, बड़ा सा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ऐसे होता है, कोई भी एटम होगा तो एटम में एक क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा। और इसका ये हो गया एक्स्ट्रा पार्ट और ये हो गया बेटा एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया बेटा एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। अब तुम बताओ बेटा, हमको थोड़ा सा समझाओ कि ये जो न्यूक्लियस है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक हिंदी में, इस न्यूक्लियस में बेटा प्रेजेंट क्या होता है? मतलब न्यूक्लियस किससे बना होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो वैसे न्यूक्लियस में तो बहुत चीज़ होती है बेटा, लेकिन अमूमन समझेंगे तो न्यूक्लियस में मात्र 2 ही चीज़ होते हैं बेटा। न्यूक्लियस बना होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, और न्यूक्लियस के जस्ट बाहर में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूक्लियस के बाहर मतलब एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट हो गया बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मतलब एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो गया? ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन। इस पोर्शन में क्या होंगे? तो इस पोर्शन में पाए जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं। चारों ओर क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छा, तो हमने एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस मतलब नाभिक, न्यूक्लियस लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, PROTON, प्रोटॉन को किससे दिखा रहे बेटा? P से, एंड न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन किससे दिखाएंगे बेटा? N से। जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जबकि एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस
एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। क्या कंटेन करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड AROUND अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब समझ बेटा, कहते हैं क्या कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस कंटेन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस मतलब नाभि का जो बाहरी परत है, उस बाहरी परत में बेटा आपको क्या मिलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जो कि उस नाभि के चारों ओर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली बात है बेटा, समझने वाली बात क्या है कि हम लोग कहते हैं, हम लोग यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये चार्ज बेसिकली होता क्या है? तो इतना एक चीज समझिए, ध्यान से समझ। कहते हैं क्या कि साहब कि अगर हम लोग प्रोटॉन को, चार्ज का मतलब है कि अगर किसी भी एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा या आप प्रोटॉन को निकालिएगा, क्योंकि चार्ज हमारे जो न्यूक्लियस में क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ही चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल होता है। तो कहता है क्या कि हमारा जो अगर किसी बॉडी पे अगर चार्ज आ रहा है, तो चार्ज आता है तो या तो प्लस में रहता है बेटा, नहीं तो माइनस में रहता है। अभी हम लोग इसको डील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज आता है तो या तो वो प्लस में आता है, नहीं तो माइनस में आएगा। तो अगर प्लस में आता है या माइनस में आता है, तो ये प्लस माइनस कैसे आता है? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि चार्जेज का ट्रांसफर होता है। कहता है क्या कि साहब चार्जेज यहाँ से निकले तो साहब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऐसे इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। कुछ ऐसा होता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये चार्जेस निकलते कौन है? चार्जेस में मतलब कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है कि प्रोटॉन निकलता है कि साहब दोनों निकलते हैं? तो बस हमको समझाना इतना ही है कि साहब कभी भी न्यूक्लियस कभी ब्रेक नहीं होता है। रेडियो एक्टिविटी पढ़िएगा तब जाके न्यूक्लियस ब्रेक होगा, ऐसे न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो वो एटम ही चेंज हो जाएगा बेटा। तो ध्यान से सोच, ये जो बाहरी न्यूक्लियस के बाहर में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकते हैं, इस एटम से ट्रांसफर हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर एटम से नहीं हो सकता है। मतलब कभी भी प्रोटॉन नहीं निकलेगा बेटा। इस एटम से अगर हमको निकालना होगा तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही निकाल पाएंगे, कभी भी प्रोटॉन नहीं निकलता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के निकलने से अगर किसी बॉडी से निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि किसी बॉडी पे जाता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। वो हम लोग अभी समझाएंगे उसको, लेकिन इतना समझिए, हम बस इतना ही समझाने वाले हैं इसमें। बस एक ही पॉइंट लिख लीजिए कि साहब हमेशा जो ट्रांसफर होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्थानांतरण। जो अगर हम बोले कि चार्ज का स्थानांतरण हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, कभी भी प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटॉन अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो साहब ये न्यूक्लियस ही ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम और समझाते हैं आपको, ध्यान से दें। कहते हैं क्या कि देख, सबसे पहले कोई भी मान लो कि x कोई एटम है, ये क्या है? x एटम है, और एटम को रिप्रेजेंट करना है तो उसको लिखते हैं Z और यहाँ पे लिखते हैं A। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ये क्या है बेटा? REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को रिप्रेजेंट करने का ये क्या है बेटा? एक तरीका है। तो कहता है क्या कि साहब यहाँ पे क्या लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो कहता है क्या कि Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और A को बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास नहीं बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मास नंबर। A को क्या बोलेंगे? हमेशा याद रखो, A को एटॉमिक मास नहीं बोलते हैं, A को हमेशा मास नंबर बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्या कि ध्यान से देख, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ पे लिख दिए 8, यहाँ पे लिख दिए 16। ठीक है,
इसका मतलब ये क्या है 8, इसका एटॉमिक नंबर होता है। और ये क्या है बेटा, ये 16 ऊपर जो लिखा गया है उसको मास नंबर लिखा है। रिप्रेजेंट करने का एक ऐसे भी तरीका है, ऑक्सीजन को यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16, मतलब ऊपर में जो भी लिखा रहेगा बेटा वो हमेशा आपको क्या लिखा होगा बेटा, मास नंबर, जबकि नीचे में जो भी लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा, तो वो हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा रहता है। अब तो ध्यान से सोच, अब यही एटॉमिक नंबर, तो ध्यान से सोच, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका मतलब तू समझ बेटा, यहाँ पे और एक चीज लिखना है कि साहब Z बराबर होता है P बराबर होता है E के। Z किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए, फॉर न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। अगर कोई एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं बेटा, मतलब उस पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है ना, जैसे ऑक्सीजन, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, अभी इस पर कोई प्लस माइनस का साइन इस पर नहीं है, मतलब ये इस पर कोई भी चार्ज अभी नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है बेटा, तो उस कंडीशन में जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास प्रोटॉन होंगे और उतना ही उसके पास क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब तो ध्यान से सोच बेटा, समझना थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग को समझना चाहिए, और इसको समझिए। हम कहें कि यही हमने ऑक्सीजन लिया है बेटा, इसी ऑक्सीजन के बारे में देखिए। इस ऑक्सीजन के पास 8 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, और 8 ही क्या है बेटा, प्रोटॉन है। अब तू समझ, और इसके लिए इसकी Z कितनी है बेटा, 8। अगर मान लो कि इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन निकालने से, या सॉरी, एक प्रोटॉन अगर निकालते हैं, अगर इसमें से एक प्रोटॉन निकालते हैं तो और यही इसका क्या होता है, Z बराबर होता है। अब सोच, अगर एक प्रोटॉन निकालते हैं तो साहब अब इसके पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो नाउ इस ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन अगर निकल चुका है, अगर इससे प्रोटॉन निकल चुका है, तो इस ऑक्सीजन के पास अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो इसके पास प्रोटॉन हो जाएगा 7, और यही 7 किसके बराबर हो जाएगा, Z। जबकि तुम सोचो कि एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है कि साहब नाइट्रोजन का होता है, बोलना पड़ेगा। Z बराबर 7, ये 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है कि नाइट्रोजन का होता है, तो साहब ये Z बराबर 7 नाइट्रोजन का होता है। इसलिए अगर इसमें से हम प्रोटॉन निकाल देते हैं, निकलेगा नहीं, लेकिन अगर हम मान लें कि इसमें से अगर प्रोटॉन निकाल दे रहे हैं, तो साहब ये ऑक्सीजन ना होके ये क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। और इस केस में हमारा जो एटम है वो एटम ही चेंज हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन ना होके ये क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। इसलिए कभी भी हम प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं करेंगे, हम कभी भी निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से इस पे चार्ज आएगा, कैसे आएगा वो हम लोग थोड़ी यहीं पे समझ ले, क्या यहीं पे समझ लेते हैं, ध्यान से देख ना, आगे समझेंगे उसको, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हम लोग अभी बेसिकली हम लोग क्या देखे बेटा, हम लोग अभी पढ़े एटम के बारे में, है ना। एटम किससे बना होता है बेटा, तो एटम में न्यूक्लियस होता है और एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और क्या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या आप ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, तो कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर होता है किसका है साहब, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। आई कहता है क्या कि देख बेटा, हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ मटेरियल होता है, मटेरियल, ठीक है। और ये मटेरियल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, और तीसरा होता है बेटा सेमी कंडक्टर। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें बात कर रहे हैं कि साहब इन सब का थोड़ा सा ज्ञान हमें होना चाहिए। तो एक मटेरियल जो भी होते हैं, एक होता है हमारा कंडक्टर, सुचालक, कुचालक और
सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ है बेटा, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ये कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ना। वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आपको क्या किसकी जरूरत है, कंडक्टर की जरूरत है तो ये कंडक्टर बन जाएगा, इंसुलेटर की जरूरत है तो इंसुलेटर भी बन सकता है ना। इसीलिए उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो मेनली अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है, मतलब चालक और कुचालक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा, कंडक्टर। कहता है क्या कि साहब कंडक्टर किसे कहते हैं, कहते हैं क्या कि ऐसे मटेरियल, है ना, ऐसे मटेरियल जो चार्जेस को फ्लो होने दे, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। मतलब आपने पढ़ा होगा बेसिक में, 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में ही शायद पढ़ना चालू हो जाता है कंडक्टर। लिखेंगे द मटेरियल, MATERIAL, द मटेरियल विच अलाउ टू फ्लो चार्ज through them is called conductor। कि जो आवेशों को बहने में मदद करता हो, मतलब जो आवेशों को फ्लो होने देते हैं, आवेशों को बहने देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सुचालक। उसी का बोलते हैं सुचालक और कंडक्टर। इसके बाद आता है बेटा, आप लिख लीजिए नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर किसे कहते हैं, कहता है क्या कि द मटेरियल विच do not allow to flow charge through them is called insulator। इंसुलेटर मतलब कुचालक। मतलब ऐसे मटेरियल जो आवेशों को फ्लो होने ना दें, आवेशों को बहने नहीं दें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं कुचालक, मतलब इंसुलेटर। बोलो कोई दिक्कत इसमें, इतने ये सब बेसिक चीज़ें हैं, है ना। इसको बोलते हैं कंडक्टर और ये हो गया इंसुलेटर। बाकी हम लोग सेमीकंडक्टर बाद में पढ़ेंगे। आइए, तो ये हो गया आपका मटेरियल। नेक्स्ट आइए, देख बेटा, अभी कुछ ज्ञान की बातें हम आपको बताने वाले हैं। वो ज्ञान की बातें या तो आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको लिखवाएंगे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सुन लेना है। ध्यान से देखिए, बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। हेडिंग डालेंगे बेटा, क्या पढ़ने वाले हम लोग, अभी सब बेसिक चला रहे हैं बेटा, CHARGING, चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। मतलब जो भी हमारा सुचालक होता है, जो भी हमारा सुचालक होता है, उसको कैसे आवेशित किया जाता है। चार्जिंग का मतलब होता है आवेशित करना। चार्जिंग का मतलब आवेशित करना, मतलब कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, कैसे आवेशित करते हैं, मतलब उसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, तो वही उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से देख बेटा, था क्या कि जब मतलब कुछ नहीं था, हमें कुछ मतलब फिजिक्स के बारे में कुछ अता ही पता नहीं था, है ना, मतलब चार्जेस के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। देख, आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे कि साहब कोई भी दो बॉडी है, इन दो बॉडी को अगर हम रगड़ते हैं, रब करते हैं बेटा, तो इसमें फ्रिक्शन डेवलप करवाते हैं। तो फ्रिक्शन डेवलप कराने के कारण इसमें ये दोनों बॉडी क्या हो जाते हैं बेटा, चार्ज्ड हो जाते हैं। ये दोनों बॉडी क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। चार्ज्ड होने को बोलते हैं हम लोग आवेशित हो जाते हैं दोनों बॉडी। ये लिखना नहीं, हम लिखवाएंगे नहीं बेटा, है ना, इसको बस समझ लेना है।
इनिशियल फेज पे कहानी सुनिए कि साहब जब चार्जेस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था तो हुआ क्या कि दो ऐसे कोई ब्लॉक ले लिए गए और इन दोनों ब्लॉक को ऐसे रब किया गया। रब करने से मतलब रगड़ा गया, घर्षण दिया गया। तो रगड़ने से देखा क्या गया कि ये दोनों बॉडी क्या हो गए, चार्ज्ड हो गए। मतलब ऐसे कर रहे थे या तो अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, नहीं तो रिपेल हो जा रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर ये चार्ज्ड हो जा रहे हैं तो इसको बताने वाले एक साइंटिस्ट थे। इसको बताने वाले क्या थे बेटा, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गिलबर्ट साहब। ये एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, गिलबर्ट। क्या था, गिलबर्ट, लिख लीजिए बेटा, गिलबर्ट एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी दो बॉडी को अगर हम लोग रगड़ते हैं तो वो दोनों बॉडी क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। और जितना ही दोनों बॉडी आवेशित हो जाते हैं इतना ही उन्होंने बताया। अभी वो इस चीज के बारे में खोजी कर रहे थे, तब तक उनका एक सहपाठी था बेटा जिनका नाम था फ्रैंकलिन। क्या नाम था, फ्रैंकलिन। क्या नाम था, फ्रैंकलिन। हिंदी में फ्रैंकलिन, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। इन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि साहब गिलबर्ट ने तो बता दिया कि दो को रगड़ेंगे तो दोनों आवेशित हो जाएगा, मतलब दोनों चार्ज हो जाएंगे। तो फ्रैंकलिन ने क्या किया कि इसी को देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, इसी का अनुसरण कर मतलब कि इसी के अनुसार उन्होंने कह दिया कि साहब कि जो दो बॉडी आवेशित होते हैं तो उन दोनों पे जो चार्ज आते हैं वो चार्ज सिमिलर नहीं होते हैं बेटा, उन दोनों का नेचर अपोजिट होता है। बता दिया उन्होंने क्या बताया कि जो दोनों बॉडी चार्ज हो गए, इन दोनों को रगड़ा गया, ये दोनों चार्ज हो गए, तो इन दोनों चार्ज बॉडी क्या हो गए बेटा, इन दोनों पे अलग अलग चार्ज आया है। लेकिन जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे है, लेकिन दोनों का नेचर जो है वो कितना है, वो अलग अलग है। मतलब उन्होंने कहा कि साहब चार्जेस दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दूसरा नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉडी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आया। तो इसी को कौन बताया, फ्रैंकलिन। मतलब फ्रैंकलिन ने ही चार्ज को बताया कि चार्ज हमारे दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दूसरा नेगेटिव चार्ज होते हैं। बात समझ में आ गई। तो वो अभी हम लोग लिखेंगे, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं या कैसे आवेशित करते हैं। तो एक तो पहला जो तरीका है, पहला जो मेथड है बाई रबिंग। मतलब अगर किसी भी दो बॉडी को अगर हम रब करते हैं, रगड़ते हैं बेटा, तो वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है, एक है कंडक्शन और इंडक्शन। बाबू कहता है क्या कि ये जो कंडक्शन है, ये जो इंडक्शन है, कंडक्शन को हम लोग हिंदी बोलते हैं प्रवाह वृत्त, ऐसे कुछ बोलते हैं। कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रवाह कत्व, प्रवाह कत्व। कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रवाह कत्व। बड़ा टफ होता है यार हिंदी, प्रवाह कत्व। कंडक्शन कितना बढ़िया है, तो प्रवाह क आधा त व, ऐसे भी प्रवाह कत्व। इंडक्शन को बोलते हैं प्रेरण, प्रेरण, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि साहब ये कंडक्शन और इंडक्शन बेसिकली क्या है कि साहब जैसे मान लो कि एक ये बॉडी है ना, और ये एक ये बॉडी है, तो ये है न्यूट्रल, NEU, और इस पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज, और दोनों सिमिलर बॉडी है, सेम बॉडी है। तो देखा क्या गया कि जब इन दोनों बॉडी को सटा दिया गया, मतलब दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है, इस पे चार्ज है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे ही सटाया गया, दोनों कंडक्टर हैं, तो इन दोनों को जैसे ही सटाया गया तो देखा क्या गया कि ये A हो गया, ये B हो गया, लेकिन दोनों सेम बॉडी हैं, जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है, वॉल्यूम सब सेम, सब चीज़ सेम A to Z। तो देखा क्या गया कि साहब इस पे जो चार्ज आ गया A पे, दोनों को जब सटाया गया तब, और जो B पे चार्ज आ गया वो भी देखा Q बैठे। ये सब आगे पढ़ना है बेटा, घबराना नहीं है, कैसे हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। हम बता रहे हैं कि कंडक्शन का मतलब क्या होता है।
कंडक्शन का मतलब है कि एक बॉडी हमारा चार्ज है और दूसरा बॉडी हमारा क्या है बेटा, न्यूट्रल, मतलब एक पे कोनो चार्ज नहीं अभी फिलहाल। कहा कि इन दोनों को हम या तो आपस में सटा दिए और नहीं तो एक तरीका और है कि इन दोनों को एक वायर से, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही कनेक्ट कर दिए मतलब जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद देखे क्या कि ये जो ए था जिस पे चार्ज कितना था, क्यू था, कनेक्ट करने के बाद देखे क्या इस पे चार्ज Q/2 हो गया। ई जो उस पे पहले चार्ज था ही नहीं उस पे भी चार्ज आ गया सर, उस पे भी चार्ज आ गया Q/2, दोनों पे समान चार्ज आ गया। तो इसी को बोलते हैं कंडक्शन। मतलब कंडक्शन के थ्रू भी किसी बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, चार्ज कर सकते हैं। देखो हमने बी बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है बेटा, तो कह रहे क्या कि मान लो कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई भी चार्ज है, अब इस Q चार्ज के कारण यहाँ पे कंडक्टर अगर रखेंगे तो कंडक्टर रखेंगे तो साहब इस पे चार्जेज इंड्यूस्ड हो जाते हैं, इस पे भी चार्ज आ जाएगा, इस पे भी क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। मतलब इधर की ओर ऐसे 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 कुछ नेगेटिव चार्ज, इधर की ओर हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस्ड हो जाता है बेटा, और इधर की ओर प्लस 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 चार्जेज ऐसे इंड्यूस्ड हो जाते हैं, है ना, आ जाते हैं। मतलब इसी क्योंकि ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर है चाहे कोई भी मटेरियल है, मेटल है तो उसके पास मेटल है तो कंडक्टर होगा, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर है तो इस पे इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्जेज भी होता है। तो मतलब ऐसे इंड्यूस हो जाते हैं चार्जेज, इस पे आ जाते हैं ना, उस पर घबराने की बात नहीं है। कैसे हो जा रहा है, मतलब बिना छुए हुए या बिना टच किए हुए या बिना कनेक्ट किए हुए ही बेटा देखे क्या कि इस पे भी चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंडक्शन। तो साहब ये दोनों कंडक्शन और इंडक्शन ये दोनों हम लोग अभी, लेकिन अभी नहीं, मतलब इसी में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो तीसरा तरीका है, तरीका आपने देखा होगा, वो आपने 11th क्लास में देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन को बोलते हैं हिंदी में बेटा थर्मोनिक उत्सर्जन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थर्मोनिक उत्सर्जन। हिंदी में क्या बोलते हैं, थर्मोनिक उत्सर्जन, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये बेटा 11th क्लास में जब हीट चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसी हीट चैप्टर में थर्मोनिक इमिशन होता है। मतलब यहाँ पे भी चार्जेस क्या होते हैं बेटा, किसी बॉडी को यहाँ पे भी चार्ज कर दिया जा सकता है। और एक और तरीका है, चौथा नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉडर्न फिजिक्स में, आगे आएगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कुछ है जिसमें हम लोग क्या होते हैं बेटा, चार्जेस को हम लोग निकालते हैं, है ना, वो बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग करने का ये सब एक क्या है बेटा, तरीका है कि रब करिएगा तभी बॉडी चार्ज हो जाएगा, कंडक्शन कीजिए या इंडक्शन कीजिए उससे भी चार्ज हो जाता है, थर्मोनिक इमिशन से भी बॉडी चार्ज हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से भी बेटा क्या होता है बेटा, हमारा कोई भी कंडक्टर चार्ज हो जाएगा। तो बात यहाँ पे हम इसको इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ से एक पॉइंट आपको निकलेगा जो कि आपने अभी तक पढ़ा है उस पर ध्यान नहीं दिया होगा बेटा। हम कहें कि अभी हम लोग मटेरियल के बारे में डिस्कस किए थे कि साहब ऐसे मटेरियल जो कि चार्जेस को फ्लो होने दे, आवेशों को क्या होने दे, बहने दे, अपने से बहने देते, अपने थ्रू बहने देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। और जो ना बहने दे बेटा उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। मतलब मान ये क्या है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक एक नॉन कंडक्टर होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्डवा में जब इसको हम घुसाएंगे तो बोलो हमको करंट मारेगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि साहब ये नॉन कंडक्टर है, इसमें तो चार्ज होगा लेकिन ये चार्ज इसके थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा हमारे बॉडी में, इसलिए हमको करंट का झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि ये लोहा का एक रॉड ले लिए और लोहा का रॉड उस स्विच बोर्डवा में घुसा दीजिए, तो तुम सोचो आपको करंट आएगा कि नहीं आएगा, तो साहब करंट नहीं, आपको मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा बेटा, ठीक है। जैसे ही लगाइएगा लोहा का रॉड बेटा इसमें, तो आपको खूब अच्छा एहसास आएगा और तुरंत उस रॉड को आप छोड़ दीजिएगा। तो एक चीज़ तो समझ, इतना एकदम सबको आता है, हाँ। हम देखो क्या बताने वाले हैं वो समझना।
हम कहें कि साहब जो इंसुलेटर होते हैं, तो साहब इंसुलेटर के थ्रू चार्जेस का ट्रांसमिशन नहीं होता, एकदम सही बात है। लेकिन तू सोच, हम कहें क्या इंसुलेटर को चार्ज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, कैन इंसुलेटर बी चार्ज्ड और नॉट? क्या जो इंसुलेटर होते हैं, जो कुचालक होते हैं, उनको आवेशित किया जा सकता है या नहीं? क्वेश्चन में लिख भी लीजिए, क्या कुचालक को आवेशित किया जा सकता है या नहीं? मतलब कैन ए कंडक्टर बी चार्ज्ड, क्या किसी कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है? आंसर है बेटा, आप लोग क्या बता रहे? नो। आंसर होगा यस, इंसुलेटर को भी चार्ज किया जा सकता है बेटा। इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? देखो, हर एक मटेरियल, जो भी मटेरियल होता है, उस सभी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल बॉडी के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। कंडक्टर का खासियत क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं बेटा। यही डिफरेंस है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर के बीच में। यही डिफरेंसेस है कि साहब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो सकता है, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि अगर कोई मटेरियल है तो साहब वो किसी न किसी मटेरियल है तो उसके वो बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें बहुत तमाम चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। किस में? तो नॉन कंडक्टर में। अच्छा, लेकिन तू सोच, जैसे ये है और ये बाल भी हमारा क्या है? नॉन कंडक्टर है। अभी इसको यहाँ से रब करना चालू कर दे, ऐसे 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 ऐसे, एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा को अगर आप सटाइएगा तो आप देखिएगा बेटा वो क्या हो जाता है, कागज़ का टुकड़ा इस पर सट जाता है। इसका मतलब क्या समझे, बताएं, समझे? अगर हम लोग इस पेन से अगर ऐसे 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 हम लोग रगड़ते हैं बाल में, तो बाल भी नॉन कंडक्टर है और ये भी नॉन कंडक्टर है, पेन भी नॉन कंडक्टर है। कागज़ जिस टुकड़े को उठाना है वो भी हमारा कागज़ भी क्या है? नॉन कंडक्टर है। लेकिन जैसे ही कागज़ के टुकड़े के पास इसको ले जाते हैं तो देखते हैं कि साफ कागज़ का टुकड़ा उठ जाता है। इसका मतलब क्या है? ये चार्ज हो गया। नॉन कंडक्टर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ था? हाँ सर, ये तो चार्ज हो गया। मतलब नॉन कंडक्टर भी चार्ज किए जा सकते हैं, मतलब उनको आवेशित किया जा सकता है। और तरीका क्या है बेटा? तो तरीका है बेटा बाई रबिंग, घर्षण उत्पन्न करके, रगड़ के उसको चार्ज किया जा सकता है, उसको आवेशित किया जा सकता है। जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कंडक्टर को रब करने से, कंडक्ट करने से, इंडक्शन करने से, थर्मोनिक इमिशन से, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से, ये सब करने से बेटा कंडक्टर हमारा क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टर कैसे चार्ज होगा? तो नॉन कंडक्टर कैन बी चार्ज बाई रबिंग, रब करने से, घर्षण देने से नॉन कंडक्टर हमारा क्या होता है बेटा? चार्ज हो जाएगा। इतना सारा चीज लिख लीजिएगा, नॉन कंडक्टर कैन बी चार्ज बाई रबिंग, ठीक है? रबिंग, ठीक है? मतलब रगड़ने से नॉन कंडक्टर हमारे क्या होते हैं बेटा? चार्ज हो जाते हैं। नॉन कंडक्टर को ही एक और नाम से बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है? इंसुलिन नहीं बेटा, मेडिकल वाले बच्चे बहुत इंसुलिन समझ लेते हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर को इंग्लिश में लिखेंगे LATOR, इंसुलेटर, ठीक है? मतलब कुचालक, विद्युत के कुचालक होते हैं ये सब। अब थोड़ा आइए, क्या मास्टर थोड़ा बहुत तो चार्ज के बारे में हम लोग तेजी में बताएं आप थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए बताएं बेटा क्योंकि आपको ये सब चीज़ें जानकारी में होंगी, है ना? इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी में निपटा रहे हैं। अब आइए, कहता है क्या कि सर हम लोग तभी से चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज, ये चार्ज है क्या? आओ बेटा अब पढ़ते हैं बेटा। तो हम लोग लिखेंगे चार्ज या इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज हेडिंग डालेंगे। इसको बोलते हैं विद्युतीय आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवेश। अब ये चार्ज क्या है बेटा? तो लिखेंगे चार्ज it is the property of a particle
by which it produced electrical and magnetic effect। सिंपल सा कह रहे क्या कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं बेटा, तो कहते हैं क्या कि इट इज द प्रॉपर्टी, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है बेटा। चार्ज, चार्ज क्या है, चार्जेस का एक प्रॉपर्टी होता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, किसी खास पर्टिकुलर पार्टिकल का मतलब कण, किसी खास पार्टिकल कण का वह प्रॉपर्टी होता है, मतलब वह गुण होता है by which it produced electrical and magnetic effect, जिससे कारण ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। तो हिंदी में अगर लिखेंगे तो बेटा लिखेंगे आवेश, देखिए नीचे लिखिए आवेश, यह किसी कण का वह गुण होता है, यह किसी कण का वह गुण होता है जिसके कारण, यह किसी कण का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय, जिसके कारण वह विद्युतीय और चुंबकीय, विद्युतीय और चुंबकीय, और इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रभाव, विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज। अब थोड़ा सा इसमें भी देखना है बेटा, अभी आपने पढ़ा कि साहब जो हमारे वो साइंटिस्ट थे गिलबर्ट और एक था फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि चार्जेस बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं। चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो लिखेंगे बेटा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज मतलब आवेशों के प्रकार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है बेटा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक आवेश, और निगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस से दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज को हम लोग माइनस से दिखाएंगे। तो बेटा एकदम ये परफेक्ट है कि साहब 2 ही चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। बेटा एक कंफ्यूजन हमेशा से आपको रहा होगा, है ना, कि साहब अगर चार्जेस हमारे 2 टाइप्स के हैं, 2 ही प्रकार के हैं, तो साहब क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही वही 2 चार्ज हैं? ध्यान से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको समझिएगा। हम कहें कि साहब आपने कहा कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, वह बहुत बढ़िया, जो कि एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि साहब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया था। तो उन्होंने फ्रैंकलिन ने बताया कि साहब आवेश या चार्ज हमारे 2 प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो तुम सोचो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या यही पॉजिटिव नेगेटिव मात्र 2 ही होते हैं और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? चार्ज हमारे क्या इलेक्ट्रॉन और चार्ज हमारे क्या प्रोटॉन होते हैं? बस यही दोनों चार्ज होते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि साहब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो क्या यही दोनों पार्टिकल है, यही दोनों पार्टिकल चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है? हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बेटा ध्यान से समझिएगा कि साहब चार्ज बहुत सारे हैं, चार्जेस बहुत सारे हैं। चार्जेस 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। और ये चार्जेस के जैसे हम एग्जाम्पल बता दें तो एग्जाम्पल में होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन, ELECTRON,
और ये एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? एक पार्टिकल है जो कि साहब जिस पे ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब ये ऋणावेशित होता है बेटा। निगेटिवली चार्ज मतलब ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- से दिखा सकते हैं। ऐसे ही आता आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम लोग दिखा सकते हैं E+ से। ऐसे ही आता है बेटा पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन है ना, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही हैं। पॉजिट्रॉन को भी E+ से ही दिखाते हैं वैसे, पॉजिट्रॉन। जैसे आपका अल्फा पार्टिकल, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं बेटा चार्ज, समझिएगा। लेकिन ये बहुत सारे, ये सब पार्टिकल हैं और इन सब पार्टिकल के पे किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन आप समझिए है ये दो ही प्रकार के चार्ज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन पार्टिकल्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, दे आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस पे चार्ज होंगे। तो चार्ज पार्टिकल हमारे बहुत सारे होंगे, चार्ज पार्टिकल हमारे बहुत सारे होंगे। चार्ज पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल पॉजिट्रॉन्स हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो इसलिए बेटा चार्ज पार्टिकल हमारे बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं कि चार्ज पार्टिकल भी दो ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, ना, ऐसा धारणा में मत रखिएगा। हाँ, लेकिन चार्ज दो ही प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बट पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे और उन पार्टिकल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है। आइए थोड़ा सा और चार्ज के बारे में ही डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा, प्रोटॉन के बारे में देखा, तो हम उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ध्यान से देखिए, कहता है स्टार देके, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, नहीं, एक सेकेंड, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा, चार्ज समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, है ना। तो देखो बेटा, चार्ज का बहुत सारे यूनिट होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है VBI, जिसको आप हेडिंग में VBI कर लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, बनते भी हैं। ध्यान से देखिए, कहता है क्या, यूनिट ऑफ चार्ज। तो ध्यान से देखिए, एक होता है SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट में चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। और कूलम्ब किसको बोलते हैं वो ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होता है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, मतलब इकाई समय में, T होता है टाइम और Q होता है चार्ज। चार्ज को किसे दिखाते हैं बेटा? Q से, और करंट को किसे दिखाते हैं? I से। तो I बराबर Q/T बचपन में पढ़ोगे, 10th क्लास में पढ़ोगे। नहीं पढ़े तो इसको याद रखो कि I बराबर Q/T होता है। ऐसा हम लोग आगे जब आप चलिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हम ये चीज़ बताएंगे कैसे होता है। तो कहते हैं क्या कि I बराबर होता है Q/T। तो Q का मतलब होता है चार्ज और T का मतलब होता है टाइम, ये होता है। तो तुम सोचो कि अगर हमको चार्ज का यूनिट निकालना है तो I बराबर Q बराबर होगा I × T, और I का यूनिट होता है, मतलब करंट है ना, और करंट का यूनिट क्या होता है बेटा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, AMPERE। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। और इसी एम्पियर सेकंड को ही एक नाम दे दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब। और इस कूलम्ब को हम लोग दिखाते हैं बेटा कैपिटल C से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल C से कूलम्ब को दिखाते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज वो होगा AMPERE। एम्पियर को दिखाते हैं कैपिटल A से, और एम्पियर × SECOND, और सेकंड को हम लोग दिखाते हैं ऐसे, मतलब एम्पियर सेकंड हो गया। और एम्पियर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं कूलम्ब, COULOMB, और कूलम्ब को हम लोग दिखाते हैं C से। तो ये ऐसा यूनिट हो गया। ऐसा यूनिट में जो चार्ज का यूनिट होता है बेटा वो होता है कूलम्ब, याद रखना है। ऐसा यूनिट में किसी भी चार्ज का जो यूनिट होगा, जैसे बल होता है तो बल का इकाई क्या होगा? तो बल का इकाई होता है न्यूटन। वैसे ही
किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। वैसे ही जो चार्ज होगा वो उसको हम लोग मेजर करेंगे कूलम में। मतलब किसी बॉडी पे 10 कूलम का चार्ज है, 20 कूलम का चार्ज है, -50 कूलम का चार्ज है, +20 कूलम का चार्ज है, तो वही आपका ये क्या हो गया बेटा, यूनिट हो गया कूलम। आई, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस या ईएसयू यूनिट में। सीजीएस या ईएसयू मतलब सीजीएस या ईएस, सीजीएस तो समझ रहे हैं, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीग्राम। ईएसयू, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सिस्टम। अब कहते हैं क्या कि साहब ये इसको लिख दे हिंदी में, इंग्लिश में लिख दे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सिस्टम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट आएगा वो होता है बेटा स्टैट कूलम। क्या होता है, स्टैट, COULOMB, ये याद रखना है। और स्टैट कूलम को देखते हैं, दिखाते हैं बेटा ST.C से, स्टैट कूलम। और तीसरा यूनिट होता है ये A, ये B, और थर्ड यूनिट हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो देखते हैं। जो C थर्ड यूनिट होता है वो होता है MKS या EMU। EMU को बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट सिस्टम आप ध्यान से देखो बेटा, कहते हैं क्या कि जैसे ईएसयू में चार्ज का यूनिट मतलब आवेश का जो इकाई होता है, यूनिट का मतलब इकाई, जो इकाई होता है वो क्या होता है बेटा, स्टैट कूलम होता है। लेकिन एमकेएस या ईएमयू में जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है बेटा एब्सोल्यूट कूलम, ABSOLUT, एब्सोल्यूट कूलम। और इसको शॉर्टकट में दिखाते हैं ABC से। क्या दिखाते हैं बेटा, ABC से, एब्सोल्यूट कूलम। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देख बेटा, आपने पढ़ा होगा जैसे फोर्स, तो फोर्स का एक यूनिट होता है न्यूटन, SI यूनिट, और CGS यूनिट आपने पढ़ा होगा वो होता है आपका डाइन। नहीं तो उस सोचो कि वो न्यूटन और डाइन में भी क्या था, एक रिश्ता था, एक रिलेशन था, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। वैसे ही बेटा इन तीनों यूनिट सिस्टम में एक दूसरे का क्या है बेटा, रिलेशन है, एक दूसरे के साथ रिश्ता है। और वही रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। जो बता रहे हैं ध्यान से रखिएगा। कहता है कि जो एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरा क्या होता है, जो एक कूलम्ब होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, याद रखना है, ये रिश्ता है कूलम्ब और स्टैट कूलम के बीच में। क्या रिश्ता है कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, जबकि एक कूलम कितने एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होगा, तो एक कूलम होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा, वो ध्यान से देखो।
कहता है क्या कि क्वेश्चन आपसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका क्या है बेटा, सही है, करेक्ट है? ध्यान से देखो, पहला ए ऑप्शन दिया, ABC is greater than stat coulomb, is greater than coulomb. B, ABC is greater than coulomb, is greater than stat coulomb. C, coulomb is greater than stat coulomb, is greater than absolute coulomb. और ऑप्शन डी, स्टैट कूलम्ब इज ग्रेटर देन कूलम्ब इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट कूलम्ब। ठीक है, पहली बात कि साहब ये न्यूमेरिकल डिजिट में भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू डैश डैश स्टैट कूलम्ब, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से ये पता करना होगा। तो एक तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, 1 नंबरिया में पूछ सकता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है, पूछ सकता है, पूछता भी है, वो क्या है कि ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको तो पहले देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देख, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये देख, कहता है क्या कि 1 कूलम्ब किसके बराबर है, तो 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब। तो तुम सोचो, क्या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या 10 कूलम्ब किसके बराबर है, 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब के बराबर है। मतलब कि 10 गो कूलम्ब मिलेगा ना बेटा, तब जाके 1 गो एब्सोल्यूट कूलम्ब के बराबर होगा। तो तुम सोचो कूलम्ब बड़ा है कि एब्सोल्यूट कूलम्ब बड़ा है, तो साहब एब्सोल्यूट कूलम्ब बड़ा हो गया, क्योंकि साहब 10 गो कूलम्ब मिली है तब जाके 1 गो एब्सोल्यूट कूलम्ब के बराबर हुई है। तो एकरा मतलब क्या है कि एकरा मतलब है बेटा कि एब्सोल्यूट कूलम्बवा कूलम्ब से बड़ा है। तो पहले तो ये लिख लीजिए कि एब्सोल्यूट कूलम्ब इज ग्रेटर देन कूलम्ब। ठीक है, आइए इन दोनों में थोड़ा सा रिलेशन देखिए तो बेटा, कि एक कूलम्ब जो है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब के बराबर है। मतलब कि 3 × 10⁹ ने इतना स्टैट कूलम्ब जब मिली है तब जाके 1 कूलम्ब के बराबर हो। एकरा मतलब कूलम्ब बड़ा है कि स्टैट कूलम्ब बड़ा है, तो मतलब कूलम्ब बड़ा है। का है कि इतना स्टैट कूलम्ब मिली है बाबू, तब न 1 कूलम्ब के बराबर हुई हैं। तो साहब इन दोनों में, कूलम्ब और स्टैट कूलम्ब में, कूलम्ब बड़ा हो गया और स्टैट कूलम्ब क्या है, छोटा है। और दूसरे ऑप्शन से हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब बड़ा है किससे, स्टैट कूलम्ब से, स्टैट कूलम्ब से। इसका मतलब एक चीज सोच कि अगर इन दोनों को अगर आप मिलाइएगा तो सबसे बड़ा हो गया एब्सोल्यूट कूलम्ब, एब्सोल्यूट कूलम्ब से छोटा हो गया कूलम्ब, और कूलम्ब किससे बड़ा है, तो कूलम्ब बड़ा है बेटा स्टैट कूलम्ब से। यही तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए। अब ई ऑप्शन हुआ, देखो इसमें कौन सा है, ABCCSTC, ABCCSTC, सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सही जवाब। बोलो दिक्कत हुआ कहीं तो नहीं। तो ये तब हम बना सकते हैं जब इन न्यूमेरिकल वैल्यू हमको क्या बेटा याद रहेगा, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू कई बार पूछ दिया जाता है, इसीलिए इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको याद करना होगा, करके रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नाम देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होता है, आवेशों के गुण के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले। बड़ा इंपॉर्टेंट इसे वो क्वेश्चन वो रहता है बेटा, है ना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है वो ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि साहब चार्ज तो 2 प्रकार के हो गए,
एगो हो गया पॉजिटिव चार्ज और एगो हो गया सर नेगेटिव चार्ज। तो कहता है क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखोगे बेटा, है ना, तो एक साथ रखोगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा बेटा, सट जाएगा, एक दूसरे को प्यार करने लगेगा। तो इन दोनों के बीच में होता है अट्रैक्शन। जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ रखिएगा तो इनके बीच में होता है बेटा रिपल्सन। क्या होता है बेटा, रिपल्सन। अट्रैक्शन इसमें होगा, मतलब ई एगो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो इसको इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि साहब डिसिमिलर चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है और सिमिलर नेचर के चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है इसका, ये गुण है तो बेटा इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज लिखेंगे SAME, सेम नेचर ऑफ चार्जेस always repel each other, EACH, each other, OTHER, each other। मतलब इसको हिंदी में लिखेंगे समान आचरण वाले आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण का मतलब रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। तो समान सेम नेचर के चार्जेस के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन को हिंदी में बोलेंगे प्रतिकर्षण। तो समान इनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन। क्या लिखेंगे, रिपल्सन, REPULSION। रिपल्सन का हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण, है ना। आकर्षण एक होता है, प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण। तो क्या लिखेंगे कि समान आचरण वाले आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, हिंदी वाले लिख लें। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा नंबर पॉइंट है कि ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑलवेज each other। ठीक है, समझ में है। ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब बेटा कि साहब एगो प्लस में हो एगो माइनस में हो, या एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा बेटा, ATTRACTION, अट्रैक्शन। मतलब इनके बीच में प्यार होगा बेटा, क्या होगा बेटा, प्यार होगा। अपोजिट समान अपोजिट नेचर के चार्जेस, अपोजिट नेचर के चार्जेस का मतलब हो गया बेटा कि अगर असमान और नेचर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तो उनकी आचरण, असमान आचरण वाले, असमान क्या बोलेंगे इसको, असमान आचरण वाले आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। इस हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण। आकर्षण, अट्रैक्शन को
आकर्षण होता है, आकर्षण आकर्षण, प्रतिकर्षण तो ये ना हो गया, आकर्षण बोलते हैं इसको। अट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं आकर्षण। कहते हैं क्या कि असमान, क्या बोलते हैं बेटा कि असमान नेचर के आवेशों के बीच में हमेशा क्या होता है बेटा? आकर्षण होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। इसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, उन्हीं सब प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज देखिए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज करता है क्या कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आवेश एक अदिश राशि होता है। मतलब बेटा कि ये जो चार्जेस होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, और स्केलर क्वांटिटी होने के कारण बाबू ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो करते हैं। और सिंपल अलजेब्रा फॉलो करने का मतलब क्या हो गया बेटा कि साहब ये सामान्य बीज गणितीय नियम को क्या बेटा ये फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब 2 + 2 बराबर कितना होगा? 4। तो इसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो जो चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। और स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या फॉलो करते हैं बेटा? सिंपल अलजेब्रा फॉलो करते हैं। मतलब सामान्य बीज गणितीय नियम को वो क्या करते हैं बेटा? फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट जो कि चौथा नंबर पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेगा रेस्ट चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसके बारे में बात करते हैं बेटा? रेस्ट चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सोच कि रेस्ट चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड वाइल, जबकि मूविंग चार्ज always produce electrical as well as magnetic field। MAGNETIC मैग्नेटिक फील्ड। कहता है क्या कि अगर जो आवेश रुके हुए होंगे, स्थिर होंगे बेटा, तो रुके हुए चार्ज मतलब रेस्ट चार्ज जो होंगे, आवेश होंगे, वो ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप समझिएगा, जैसे कोई भी मास होता है, तो मास अगर है किसी के पास, द्रव्यमान है, भार है, तो इसका मतलब वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया होता है, एक फील्ड उत्पन्न किए हुए होता है बेटा। और उस मास के कारण जो उस बॉडी में जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण हम लोग इस जमीन पे खड़े हैं। नहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रहता हमारे पास तो हम लोग हवा में उड़ते रहते। वैसे ही बेटा जितने भी चार्ज हैं, मतलब मान लो कि ये क्यू चार्ज है, तो ये जो क्यू चार्ज है ये अपने चारों डायरेक्शन में, मतलब सभी दिशाओं में ये क्या फैलाए हुए रहता है बेटा? एक फील्ड जनरेट किया रहता है, एक क्षेत्र जनरेट किया होता है, क्षेत्र उत्पन्न किया होता है। और उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब ये चार्ज अगर रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन मान लो इस चार्ज को कहेगा मार दिए, अगर ये चार्ज मोशन में हो गया बेटा, तो चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ये जनरेट करेगा ही करेगा। लेकिन मोशन में होने के कारण, गतिमय होने के कारण, अब इस चार्ज के पास एगो फील्ड और ही आ जाएगा, और उस फील्ड का नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जो भी अगर यही चार्ज रुका हुआ है तो ये एक एक फील्ड जनरेट करेगा, याद रखना है, एक एक फील्ड जनरेट करेगा, और वो फील्ड का नाम होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। लेकिन
अगर चार्ज मूव करने लगा तो चार्ज जब मूव करने लगता है तो वो चार्ज दो गो फील्ड जनरेट करने लगता है, एगो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा। ठीक है मत, और साथ में ये दोनों फील्ड जो होंगे बेटा एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो हेगा क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, कहेगा तो हेगा मैग्नेटिक फील्ड, हेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। बोलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो आवेश विरामावस्था में रहते हैं वह विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि अगर कोई आवेश गतिमान हो जाता है तो उसके पास विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगता है। हिंदी में लिखेंगे कि अगर कोई आवेश स्थिर है तो वह विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु गतिमान आवेश हमेशा विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो यही था प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा एडिसिविटी ऑफ चार्ज। बेटा एडिसिविटी ऑफ द चार्ज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेशों का योज्यता, है ना। एडिसिविटी ऑफ द चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होता है ये ध्यान से देखना है। कहता है क्या कि द टोटल, समझना है पहले बेटा, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is always equals to the algebraic algebraic sum of all the charges present inside a body। मतलब पहले समझिए क्या लिखा है कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो कुल चार्ज होगा बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू हमेशा बराबर होगा द एल्जेब्राइक सम ऑफ, मतलब एल्जेब्राइक सम मतलब बीजगणितीय योग ऑफ ऑल द चार्जेस, मतलब उन सभी चार्जेस को प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी जो कि उस बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिख लें कि किसी भी निकाय में कुल आवेशों का मान, किसी भी निकाय में कुल आवेशों का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
बराबर होता है। मतलब आप समझिए बेटा, समझिएगा इसको। समझिए क्या हमने कहा वो समझना है। जैसे मान लो कि लेट a body have total positive charge is equals to plus PE and total negative charge is equals to minus any, then total charge on the body बराबर हो जाएगा प्लस PE प्लस माइनस N। तो तुम सोचो अगर E निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, P माइनस N इंटू E। तो यही आपका क्या होगा, इस बॉडी पे टोटल चार्ज हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकली इसको समझिए। अगर हम बोल दें कि साहब ये बॉडी है हमारा, इस बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 गो है और जो प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन 10 गो है तो माइनस में, अब प्रोटॉन है वो 10 गो प्रोटॉन है, ठीक है। अच्छा, और ये जो E होता है, अब ये बताने वाले हैं, अभी पढ़ाए नहीं है लेकिन अभी याद करना है। एक इलेक्ट्रॉन पे, एक E पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अभी बताएंगे, इसको आगे पढ़ाएंगे। तो तुम सोचो इस बॉडी, कोई भी ए बॉडी है, इस ए बॉडी पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा, तो टोटल जो चार्ज होगा वो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों का समेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 10 गो प्रोटॉन है अब प्लस 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का है, तो प्लस 10E माइनस का 10E, तो कितना हो जाएगा 0। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसके पास क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो गया, बस समझ में आ गया है ना। और थोड़ी सी चीज़ है वो हम आगे बताएंगे। आइए, इसी को हिंदी में अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि किसी निकाय के पास कुल धनात्मक आवेश प्लस Ne है और कुल ऋणात्मक आवेश माइनस Ne है। माना कि किसी निकाय में कुल धनात्मक आवेश प्लस Ne है और कुल ऋणात्मक आवेश माइनस Ne है, तब उस निकाय पर कुल चार्ज बराबर होगा प्लस PE प्लस माइनस Ne। तो बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस N इंटू E। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दोनों बराबर हो गए तो साहब उस बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा। अब इसमें आप केस भी बना सकते हैं, इफ P बराबर N, अगर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन हो गया तो साहब उस पर जो एक्सेस चार्ज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
मतलब वो बॉडी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अगर कह रहा है क्या कि इफ़ P इज ग्रेटर देन N, तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब P का वैल्यू क्या है, ज़्यादा आना है, तो प्लस वाला ज़्यादा हो जाएगा और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो प्लस में आने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब धनावेशित हो जाएगा। और कहता है क्या, इफ़ P इज लेस देन N, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ जाए और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, अगर कम हो जाए, तो बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, मतलब ऋणावेशित हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा, उसको बोलेंगे निगेटिवली चार्ज बॉडी। बोलो कोई दिक्कत बेटा तो नहीं। ये चीज़ आपको क्या करना है, समझ लेना है, लिख लेना है। बोलो हो गया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। आइए, मिटा दो, जल्दी कीजिए। आइए, कौन सा नंबर था जी, 5। आइए, जो भी नंबर होगा नंबरिंग देख लीजिएगा, है ना, हम 6 कर दे रहे हैं। 6ठा नंबर कहते हैं SMALLEST, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। मतलब कहते हैं क्या कि जो सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल जो होता है चार्ज का, है ना, मतलब चार्ज का सबसे छोटा इकाई, वो क्या होगा बेटा, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं, कोई भी पार्टिकल 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं हो सकता है। मतलब सबसे छोटा जो चार्ज पार्टिकल है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं होता है। मतलब आप कहिए कि सर इलेक्ट्रॉन का आधा चार्ज ले लीजिए, है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बेटा, वो आगे हम लोग समझेंगे। तो अभी याद करना है कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। जो सबसे छोटी जो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज का जो कण होता है, वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं पाया जाता है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और वो क्या होता है, माइनस में होता है बेटा। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उस पर जो चार्ज आता है माइनस का चार्ज होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है ना, इस पे नेगेटिव, ये माइनस लगा, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और कितना, 1 इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, 1 ई माइनस के पास जो चार्ज होगा, माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होगा। और यहीं पे हम लिखवा दे रहे हैं कि चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, और किसी प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है, प्रोटॉन को E+ से दिखा रहे हैं, मतलब क्यों, क्योंकि सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इस पे जो चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन का भी होगा, लेकिन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो स्टार देके यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि इस पे भी 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो E+ या खाली E लिख दिया जाए तो E का मतलब ही हो गया 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो हो गया सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा, वो छोटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं। एक चीज़ और बेटा, आपको हम पढ़ाए थे, ये यूनिट छूट गया थोड़ा सा,
यूनिट ऑफ द चार्ज में पढ़ाए थे आपको कि एक होता है कूलम, स्टैट कूलम और एब्सोल्यूट कूलम, एक और होता है बेटा, वो ये लिख लीजिएगा, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि जो चार्ज होता है, तो चार्ज का जो यूनिट होगा, तो चार्ज को मेजर करने वाला जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो कौन सा होता है बेटा, तो वो होता है फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है, इकाई होगा, वो होगा फैराडे। फैराडे क्या होता है बेटा, फैराडे। और रिलेशन होता है, एक कूलम्ब बराबर होता है 96,485 एक फैराड इतना कूलम्ब के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिएगा, है ना, कि एक फैराडे 96,485, या आप ऐसे अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं 96,500 कूलम्ब के बराबर होगा, लेकिन एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है, 96,485 या 486, है ना। तो हम इसको भी लेके चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,485 कूलम्ब के बराबर होता है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज पूछ दे कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होगा, तो लार्जेस्ट यूनिट, इकाई कूलम्ब है कि स्टैट कूलम्ब है, फैराड है, क्या है, तो सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, फैराडे होता है। क्या होता है बेटा, फैराडे होता है। और एक फैराडे इतना कूलम्ब के बराबर होता है, बोलो कोई दिक्कत। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक प्रोटॉन पे चार्ज, समझ में आ गया। अब ऐसे ही बेटा थोड़ा सा यहीं पे हम बता दें कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। और नेक्स्ट आता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए बेटा, नहीं याद होगा तो गड़बड़ा जाएगा, याद रखना है। प्रोटॉन पे जो मास होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मास ऑफ, ऐसे प्रोटॉन को पी से दिखा दे रहे हैं, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg, है ना। ये हो गया मास, बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए अगले प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है आपका 6-7 नंबर, पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसको हिंदी में बोलते हैं, क्वांटाइजेशन को क्वांटाइजेशन ही बोलते हैं, क्वांटीकरण बोलते हैं, क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। क्या बोलेंगे बेटा, आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। मतलब चार्जेज हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब वो हमेशा 1, 2, 3, 4 इंटीजर फॉर्म में होंगे। क्या है, तो ध्यान से देखिए बेटा, मान लो कि ये हमारा कोई भी बॉडी ए है, ठीक है, और ये कोई भी हमारा बॉडी बी हो गया, ठीक है। इनिशियली दोनों न्यूट्रल हैं, इनिशियली न्यूट्रल। अभी हम आपको बताएं न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब उस पे चार्ज होगा 0।
तो ऐसा नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं होगा बेटा, चार्ज उसमें होगा, चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे बेटा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होगा कि किसी बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होने के कारण उस पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0, इसलिए उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बेटा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि साहब न्यूक्लियस होगा, कितने न्यूक्लियस होंगे इसमें, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं। अब तो सोच, कहते क्या इनिशियली ये न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज अभी नहीं है। अब मान लो कि इस बी को अगर जरूरत पड़ी 10 इलेक्ट्रॉन का, तो बी किसे मांगेगा, ए से। तो बी ए से बोला कि साहब हमको 10 इलेक्ट्रॉन दो, तो ए ने इसको क्या कर दिया बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दिया, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन देगा, तो तुम ध्यान से सोचो, ये इलेक्ट्रॉन दिया है और ये इलेक्ट्रॉन लिया है, क्योंकि हम आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताए थे कि साहब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जब पढ़ाए उसी टाइम पे बताए थे कि कभी भी बेटा ट्रांसफर होगा तो प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तो वो एटम ही चेंज हो जाएगा, एटम ब्रेक हो जाएगा, इसलिए कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो चार्ज का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज की हो रही है, चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का स्थानांतरण हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ से ये B इस A से हमेशा इलेक्ट्रॉन मांगेगा, कब वो प्रोटॉन नहीं मांगेगा। अब तो ध्यान से देख, कह रहा है कि जहाँ से चार्ज निकला है तो निकलने से इस पे 10 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस पे प्लस 10E का चार्ज आ जाएगा, जिससे निकलता है उस पे प्लस का साइन आता है, और जिसमें जाएगा तो उतना ही चार्ज उस पे माइनस का आ जाएगा। अब तुम कहो कि सर इस पे प्लस का और इस पे माइनस का कैसे आ गया, तो ध्यान से देख, ये तो मिटा दो, ध्यान से देख, हम आपको बोले यहाँ समझिए, मान लो कि ये हमारा कोई भी एक बॉडी हो गया, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 गो है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है अभी 10 गो है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है और 10 गो प्रोटॉन है। अब तो सोच कि अगर मान लो, तो इसलिए इस पे अभी इनिशियली अभी टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इनिशियली टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो प्लस 10 या माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। बोल होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए ये हो गया न्यूट्रल बॉडी। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से 2 गो इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा बेटा, प्रोटॉन तो कभी नहीं निकलेगा, तो जब 2 गो इलेक्ट्रॉन निकालें तो अब इस बॉडी पे देखो तो अब क्या आ गया, तो अब इस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस का 8 इलेक्ट्रॉन, 8 गो इलेक्ट्रॉन बच गया, और इस पे जो प्रोटॉन रह गया वो तो 10 ही गो प्रोटॉन रहा बेटा, बोल रहा कि नहीं है, तो हाँ। अब इस पे अब देखो फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज, अब देखो तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 10 माइनस 8E, यही नहीं जोड़ोगे तो इतना ही ना आएगा, कितना आ जाएगा, तो प्लस का 2E आ जाएगा। बोल आया कि नहीं आया। तो तुम सोचो कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी बॉडी पे, तो अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पे साहब प्लस का साइन आएगा, मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे प्लस का साइन आएगा। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी में जाया, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इस बॉडी में आ गया, इस बॉडी के पास मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 12 गो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी प्लस 12 गो है। अब जैसे ही ये क्या किया कि 2 गो इलेक्ट्रॉन खाया, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन खाने से अब क्या हो गया, इस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा माइनस का 14 इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन हो जाएगा प्लस का 12 गो। तो अब इस पे टोटल चार्ज, इस पे फाइनल चार्ज देखो, फाइनल चार्ज अगर आप देखिएगा
तो इन दोनों को जोड़ दो तो -14 प्लस 12 ई, तो कितना हो जाएगा -2। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन खाता है तो खाने से माइनस का साइन आएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो निकलने से उस पर प्लस का साइन आता है। तो हमेशा जिस बॉडी से चार्ज अगर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि साहब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिस पे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन खाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, ट्रांसफर होगा जिसमें, तो उस पर हमेशा माइनस का साइन आ जाता है। तो वही चीज़ है। तुम ध्यान से देखो कि इस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में गया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में गया, तो जहाँ से निकला है तो निकला किससे, ए से, तो इस पर +10 ई का चार्ज आ जाएगा, और इसमें गया है तो इस पर -10 ई का चार्ज आएगा। क्योंकि 10 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, इसलिए इस पर -10 ई का चार्ज आएगा। ठीक है। अब वैसे ही क्या किया बेटा कि फिर बी को अभी रहा नहीं गया, कहा कि साहब इसके पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा सा और चार्ज हमको दे। कहा ठीक है, क्योंकि साहब कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर के पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। छोटा सा भी 1 मोल भी ले लोगे तो सोचो एवोगाड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻23 होता है। तो इसलिए बहुत सारे इस पर इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे प्रोटॉन भी होंगे। अब दूसरी बार क्या कहा कि साहब बी ए से कहा कि विल यू गिव मी ओनली 2.5 इलेक्ट्रॉन, क्या आप हमको 2.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या है, पुरानी चीज़ों को पहले रिवाइज करा। तो जब पुरानी चीज़ों को रिवाइज करा तो इसने सीखा क्या था कि कहा क्या कि सबसे छोटा तो सर इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता है बेटा। एक होता है क्वार्क्स होता है ना, अभी बता दे रहे हैं क्वार्क्स, याद रखिएगा। तो खैर क्वार्क्स के बारे में हम लोग को स्टडी नहीं करना, हम लोग अभी मानना है कि साहब सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं होता है। तो तुम सोचो ये बी कहा ए से कि हमको 2.5 इलेक्ट्रॉन दो, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन देगा कैसे? तो साहब 2 को दे सकता है, 3 को दे सकता है। क्या है कि साहब इलेक्ट्रॉन का 2.5 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस आधा इलेक्ट्रॉन। अरे 2.5 का मतलब हो गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का अधिया। तो करोगे तभी ना 5/2 मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो कह रहे सर 2 इलेक्ट्रॉन तो हम दे देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अधिया होता ही नहीं ना है। तो जब इलेक्ट्रॉन का अधिया नहीं होगा तो हम कहाँ से दे पाएंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि साहब सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा तो कुछ नहीं होता है। तो हम कहे, तब ये ए का दिमाग सनक गया। ए बोला बी को कि बेटा तुम हमसे 3 गो मांगो, 2 गो मांगो, 5 गो मांगो, 10 गो मांगो, कुछ मांगोगे, इंटीजर में मांगोगे, इंटीजर में मतलब पूर्ण संख्या में अगर मांगोगे तो साहब हम आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर हैंगा खुदरा ही आप कीजिएगा, 54 कीजिएगा, तो बाबू 54 हमारे मान का नहीं है। आपको बात समझ में आ गया? तो इसीलिए किसी कहा गया कि ई हो गया इस बॉडी पे एक्सेस चार्ज, ई हो गया इस बॉडी पे एक्सेस चार्ज। तो इस बॉडी पे चार्ज आया कितना, प्लस का, और इस बॉडी पे चार्ज आया माइनस का। तो वही कॉन्सेप्ट कहा गया कि एक्सेस चार्ज ऑन अ बॉडी, EXCESS, एक्सेस चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे जो एक्सेस चार्ज होगा वो हमेशा ±n × E के बराबर होगा, वेयर n बराबर इंटीजर एंड E बराबर, और E का मतलब हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 को। क्या कहा गया बेटा कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा या तो प्लस में आएगा नहीं तो माइनस में आएगा। वही क्या कि या तो प्लस में आएगा नहीं तो माइनस में आएगा, और वो n × E के फॉर्म में आएगा, ±ne होगा। एक्सेस चार्ज ऑन अ बॉडी, एक्सेस चार्ज ऑन अ बॉडी दैट इज कैपिटल Q बराबर होगा ±n × E। यही होगा बेटा किसी भी बॉडी पे एक्सेस चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा प्लस, या तो प्लस में होगा नहीं तो माइनस में होगा, और वो n × E के बराबर होगा। और n हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 50 1000।
लेकिन कभी भी 1.5, 2.5, 1/4 ऐसे नहीं हो सकता। क्या है कि साहब इलेक्ट्रॉन का उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। एक से अधिया, एक से छोटा नहीं हो सकता है। इसीलिए साहब n को हमेशा क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको आप समझ लिए, तो इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हम इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में लिखवाते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोला, ध्यान से समझिए। एक्सेस चार्ज, EXCE, एक्सेस चार्ज on a body is always equals to integer multiple of charge on an इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी पे एक्सेस चार्ज, मतलब पहले क्या था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल, अब जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब उस पर कितना चार्ज आ गया, इसी को बोलेंगे हम लोग एक्सेस चार्ज, EXCESS। या इसी को बोलेंगे हम लोग एक्सेस चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण उस बॉडी पे जो चार्ज आया उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस चार्ज। तो कुल चार्ज, या उसी को बोलते हैं एक्सेस चार्ज। और एक्सेस चार्ज क्या है, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो एक्सेस चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी पे जो एक्सेस चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में अगर लिखना है तो लिख ले कि किसी भी निकाय पर कुल आवेशों का मान, किसी भी निकाय पर कुल आवेशों का मान हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण। अब जैसे अब ऐसे होगा कि ऐसे होगा, वो देख लेना। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के बराबर होता है। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। आइए, तो हमने सीखा क्या, Q बराबर या तो प्लस Ne होगा और नहीं तो Q बराबर होगा माइनस का Ne। आइए, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, है ना। इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आए। क्वेश्चन कहा, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्वेश्चन कहा गया कि क्या किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आ सकता है, मतलब हो सकता है।
तो साहब अब किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज कहना सही है कि गलत है, 1 कूलम का चार्ज होगा कि नहीं हो सकता है ना। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग क्या है, यही क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सोचो कि कह रहे क्या कि ये जो बॉडी है ना बेटा, इस बॉडी पे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, तो +1 कूलम का चार्ज हो सकता है। तो इसी को ना हम लोग बोलते हैं एक्सेस चार्ज। तो सोचो कि Q का वैल्यू हो गया 1 कूलम, +1 कूलम। तो तुम सोचो आपने पढ़ा क्या था, अकॉर्डिंग टू द क्वांटीकरण ऑफ द आवेशों के क्वांटीकरण से Q बराबर ±Ne। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे +Ne लिख देंगे। यहाँ पे माइनस रहता है तो क्या लिख दे, इस पर अगर माइनस का चार्ज आता है तो लिखते हैं -Ne। तो तुम ध्यान से देखो Q का वैल्यू कितना है 1, N का मान निकाल लो कितना होगा, और E एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10 के पावर -19 चार्ज होता है। ठीक है, तो अब तुम सोचो कि सर E क्यों कर रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमको पता है कि साहब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में आता है। मतलब n की वैल्यू जो निकलती है वो n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, इंटीजर फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब उतने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, मतलब 1 कूलम का चार्ज अगर आया है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया जाए कि साहब 1 कूलम का चार्ज आ जाए, तो वही कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज आ गया। तो वही हम लोग देखें कि साहब n की वैल्यू क्या है, तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि आना किस में चाहिए, वो हमेशा इंटीजर में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा, 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा तो होता नहीं है। तो अगर ये इंटीजर आ गया इसका मतलब सर हमारा कहना सही है। ठीक है, मतलब 10 गो इलेक्ट्रॉन आ गया तो हाँ 10 गो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 10 गो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर आंसर आ गया कि 10.5 इलेक्ट्रॉन, तो साहब 10.5 कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 0.5 तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब 10.5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो साहब 10.5 इलेक्ट्रॉन तो गड़बड़ हो गया, मतलब उतना नहीं होगा। तो वही देख लेते हैं कि n की वैल्यू क्या है, इंटीजर है कि साहब इंटीजर नहीं है। आओ पहले देखते हैं, या n बराबर क्या होगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19, माइनस में है तो ये ऊपर चला जाएगा। या n बराबर, इसका एक हासिल ले लो, 10/1.6 × 10⁻18, ये हो जाएगा 6.25, आई होप से इतना ही आना चाहिए, × 10⁻18, 1696। ठीक, तो तुम सोचो n का जो मान आया 6.25। अब तुमको सर इधर 6.25 है, 6 रहता, 7 रहता तब तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 6.25 है, इसका मतलब सर ये इंटीजर नहीं है। बाबू ऐसा भूल मत करना। क्यों, क्योंकि साहब यहाँ पे देख, यहाँ पे कितना है 10⁻+18 है ना, इसका मतलब सर दुइये को यहाँ से 2 को 10 निकाल लो तो ये 625 हो जाएगा, और इधर लिख सकते हो 10⁻18 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो तुम सोचो कि 16 को डिजिट अभी और 0 बढ़ना है, इधर 6 2 5 और फिर 16 का 0, तो तुम सोचो ये क्या है, एक इंटीजर है। तो ये लिखेंगे हियर n इज इंटीजर। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या समझे कि इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से निकाल देंगे ना बेटा, इतना इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। उस बॉडी पे कितना कूलम का चार्ज आ जाएगा, 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इंटीजर है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो हियर n इज इंटीजर, इसलिए सो अ बॉडी कैन हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यस। हाँ, उस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज हो सकता है बेटा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ दे, जल्दी इसको जीरोक्स कीजिए। क्वेश्चन बेटा अगर ऐसे ऐसे पूछ दे, आज बड़ा लेट हो गया। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे, कैन अ बॉडी हैव
अ चार्ज ऑफ 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 20 कूलम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं बेटा। 20 कूलम, क्या किसी बॉडी के पास इतना कूलम का चार्ज हो सकता है? तो पहले तो हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज आएगा। तो कई गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि साहब इतना चार्ज आ जाएगा, तो वही इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल लो पहले। तो आपको क्या पता है, चूंकि सॉल्यूशन में आप लिखेगा, चूंकि Q बराबर होता है N इंटू ई, जो कि यहाँ प्लस है तो प्लस वाला ही लेके चलेंगे। तो या Q की वैल्यू कितनी है, तो यही ने एक्सेस चार्ज हो गया, इसी को बोलेंगे एक्सेस चार्ज। तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 20 बराबर N, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से N बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 20 बटा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। 1.6 ने 1.6 को मारा। इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 20। ये माइनस से तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19। तो 19 से 20 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये बच गया 1/10 का मतलब होगा 0.1। तो सॉरी, यहाँ पे n कितना आया, 0.1। तो n इज नॉट इंटीजर। यहाँ पे n क्या है बेटा, इंटीजर नहीं है। और n इंटीजर नहीं है, इसका मतलब बाबू कि कोनो भी बॉडी है उस पे इतना तो चार्ज नहीं हो सकता है। काहे, क्योंकि साहब अगर n इंटीजर रहेगा तब ना, कह रहे हैं कि 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इतना चार्ज आ जाएगा। तो साहब 0.1 इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, क्योंकि होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 0.1 का होगा, मतलब 0.1 का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का 10वां भाग, वो तो होता ही नहीं है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आया, जिससे कारण इतना चार्ज नहीं हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए, एक काम कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना, अभी थोड़ा सा बचा रह गया है, मतलब हमको लग रहा है 2 से 2 पॉइंट और बचा रह गया है ना। तो 2 पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना। ये बेसिक था, बेसिक बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे, है ना। 2 पॉइंट और बचा रह गया। ओके, बाय।